हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे जल संसाधन के बारे में, राइट? कि हमने कल देखा था कि जल संसाधन की क्या क्या रूपरेखाएं हैं, इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, हमने कल इसकी रूपरेखा देन उसके बाद इसका थोड़ा सा क्या देखा था, इंट्रोडक्शन की बात की थी, राइट? तो इसमें से फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि समवर्ती सूची के अंतर्गत इसमें क्या है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 262 में केंद्र और राज्य को इसके अलग अलग दायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से आप चेक कर लेना, मतलब सही कर लेना। मैंने कल लास्ट में फ्रेंड्स एक नहीं 2-3 बार वही वर्ड यूज किया है, 362। सो फ्रेंड्स इसको आप लोग सही कर लेना, 262 ही होगा। ये जो लिखा वो सही है, 262 ही होगा, जिसमें क्या था, अंतर्राज्यीय जल विवादों के संबंध में बात की गई थी। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि प्लीज़ यदि आप जहाँ भी आपको लगे कि गलत है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बेझिझक बता सकते हो कि यहाँ पे मैडम आप गलत बोल रहे हो, इसको सुधारने की ज़रूरत है, राइट? सो फ्रेंड्स ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती ना हो तो प्लीज़ आप लोग बिना डरे कमेंट बॉक्स में सीधे जहाँ भी गलतियाँ हो वहाँ आपको बोलने का अधिकार है पूरा पूरा, और आप बोल सकते हो, राइट? सो फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी हमारे इस चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना यदि वीडियो यूजफुल हो तो। यदि ना हो तो फिर शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देन उसके बाद वीडियो पसंद आए तभी, ना आए तो नहीं। यदि पसंद आए तो लाइक कर देना, राइट? और ना आए तो फिर डिसलाइक कर देना, फंडामेंटल राइट आपके पास है, राइट? देन आज के जो भी हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि भारत में जो भी क्या था, इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। जल संसाधन के स्रोत मीन्स धरातलीय या पृष्ठीय जल संसाधन और भौम या भूमिगत जल संसाधन, राइट? तो फ्रेंड्स इसमें से आप इसको पढ़ने से पहले एक पॉइंट और नोट कर लो जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्या है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली मीन्स पूछा ही जाएगा। तो इसमें से आप लिख लो कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का 133वां स्थान है, राइट? कितने नंबर पे है? 133वां स्थान है। देन अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। तो इसमें क्या था, जो धरातलीय एवं पृष्ठीय जल संसाधन है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ का कौन सा धरातलीय, यदि बात करें कि धरातलीय जल संसाधन क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला जल क्या कहलाएगा? धरातलीय या पृष्ठीय जल कहलाता है, राइट? इसके अंतर्गत यदि बात करें कि मतलब कि कैसे स्रोत आते हैं, तो जैसे नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गए, पोखर हो गए, आर्द्र भूमियाँ हो गई तथा समुद्र इसमें क्या किए जाते हैं? इंक्लूड किए जाते हैं, राइट? देन उसके बाद धरातल पर पृष्ठीय जल का जो मूल स्रोत है वो क्या है? वर्षण है। मीन्स वर्षा से ही इन सारे जो भी इनके स्रोत है, नदियाँ, झीलें, तालाब, पोखरण, तो इनको वर्षा के माध्यम से ही जल प्राप्त होता है, राइट? बरसन का लगभग 20% जो भाग है फ्रेंड्स वो क्या होता है? बाष्पीकरण हो जाता है और वायुमंडल में वापस चला जाता है तथा जो जल का कुछ अंश रिसाव के द्वारा क्या होता है? भूमि के अंदर चला जाता है, राइट? जो कि पृथ्वी पे रहता है। तो जो बारिश होती है तो उससे जो भी वर्षा का जल होता है वो तो कुछ बाष्पीकृत होके वहाँ पुनः क्या कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है, जिससे वो दोबारा वर्षा करता है। हालांकि वहाँ पास रखता नहीं है, दोबारा उससे बारिश इसी से होती है। कहीं वहाँ आकाश में कोई बादल नहीं बनता है, यहीं से जो बाष्पीकृत होके जाता है ना, तो उसी से अपनी बारिश होती है, राइट? देन उसके बाद आता है क्या होता है कि इसका जो 20% तो इसमें क्या बाष्पीकृत हो गए, जितना भी बचा 80% वो रिसाव हो जाता है भूमि के अंदर, राइट? यहाँ बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ की जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ बांग्लादेश में आके गिरती है, तो वो क्या है
कि दुनिया में चौथा सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र नदी का, राइट। तो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? ब्रह्मपुत्र नदी का है। लेकिन यदि भारत में सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ से कौन सी नदी जाती है? वो गंगा नदी। तो ये गंगा नदी का भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले तो चीन, फिर भारत, फिर बांग्लादेश। तो ये क्या होगा, इसमें यदि एक पॉइंट आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो कि जो वार्षिक बाह्य जल एक वर्ष में जल के प्रवाह की मात्रा जो होती है तो उसकी दृष्टि से ब्रह्मपुत्र प्रथम स्थान पर है। मतलब कि इसमें वार्षिक जो जल का बहाव है वो सब सर्वाधिक होता है, तो ये प्रथम स्थान पर है। लेकिन यदि बात करें हम कि जो भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है तो वो किसका है? गंगा नदी का है, राइट। गंगा नदी अपनी यहाँ से आती है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से चीन से, यह सांगोपो कहलाती है चीन में। देन उसके बाद यहाँ आती है, तो यहाँ से असम में जब आती है तो क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र कहलाती है। देन यहाँ गंगा नदी और इसका डेल्टा वो जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाते हैं, ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाते हैं, मीन्स की सुंदरबन डेल्टा, राइट। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियाँ मिलकर क्या करती हैं? सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ पे शायद इसको दिहांग दिवांग करके जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में से कुछ निकलती है तो वहाँ पे दिहांग देवांग यानी कि सांगोपो, दिहांग देवांग और फिर यहाँ ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, राइट। तो इसमें से क्या होता है कि जो पृष्ठीय मीन्स धरातलीय जल है, तो यदि बात करें कि जल ग्रहण सबसे ज़्यादा किसका है तो इसमें गंगा नदी का भारत में सबसे ज़्यादा है। और वार्षिक बाह्य जल यानी कि एक वर्ष में जल की प्रवाह की मात्रा की दृष्टि से एब्सोल्युटली ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो प्रथम स्थान पर है, राइट। भारत के कुल पृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियों, वो कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में क्या होती है? प्रवाहित होती है। बट इन जो तीनों नदियों में वार्षिक जल प्रवाह की मात्रा अधिक है, अतः इन नदियों के जल भंडारण की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, राइट। इनमें क्या किया जा सकता है? जल भंडारण की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ चीन पे बांध बनाया हुआ है, इसके कारण भी जो इसका जल है वो ज़्यादा नहीं आ पाता, राइट। देन उसके बाद बात करें तो जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में क्या होती है? वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। यहाँ का जो इलाका है यहाँ पे क्या होती है? बारिश जो है वो सर्वाधिक होती है। इन नदियों का अपवाह क्षेत्र देश के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 है, राइट। जिसमें से भारत के कुल धरातलीय जल संसाधनों का लगभग 60% जल पाया जाता है। मतलब पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत का लगभग 60% तो यहीं पे पाया जाता है। इतने भाग में ही मतलब कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र या गंगा नदी के उसमें ही भारत का 60% जल पाया जाता है, राइट। एक यहाँ पे दक्षिण भारत में नदी है गोदावरी नदी, तो ये भी क्या होती है? पृष्ठीय जल संसाधन का एक स्रोत है, राइट। देन उसके बाद आता है कि गंगा द्रोणी में उपयोग योग्य जो जल है तो जल के भंडारण की क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। परंतु ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी में क्या होती है? इसको आप किताबी भाषा में नोट कर सकते हो कि गंगा द्रोणी में उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता अधिक होती है, राइट। और परंतु ब्रह्मपुत्र नदी में वार्षिक प्रवाह सर्वाधिक होते हुए भी उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता सबसे कम होती है, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो भारत में फ्रेंड्स जल संसाधनों को 2/3 भागों मीन्स की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, जिसको यदि हम बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना GBM नदियों की घाटियों से प्राप्त होता है। जिसमें क्या होता है कि देश के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग शामिल होता है, राइट। इसमें क्या कौन कौन से राज्य की बात करें तो केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि पश्च जलों, लेगूनों और झीलों के रूप में बड़े धरातली तथा जल संसाधन स्थित होते हैं, राइट। यहाँ पे केरल, फिर क्या हो गया उड़ीसा यहाँ पे, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो इसमें क्या होता है कि जो पश्च जलों,
मीन्स लैगून या झीलों के रूप में बड़े धरातली जल संसाधन स्थित होते हैं, जिनमें से क्या होता है कि सामान्यतः खारा जल पाया जाता है। यहाँ पीने योग्य जल नहीं पाया जाता, राइट। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, खारा जल पाया जाता है। इस जल का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है सर्वाधिक रूप से, तो यहाँ का जो जल है वो मत्स्य पालन, चावल की कुछ निश्चित किस्मों तथा नारियल आदि की सिंचाई हेतु किया जाता है। यहाँ पश्चिम बंगाल में आई थिंक सबसे ज़्यादा चावल की फसल उगाई जाती है। ये आप लोग पता करके बताओगे कि सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, राइट। मेरे ख्याल से शायद चावल की फसल ही है। सो आप लोग बताओगे कि इसमें से कौन सी फसल उगाई जाती है, राइट। तो यहाँ पे हुआ कि मत्स्य पालन, चावल की खेती और नारियल आदि की सिंचाई हेतु क्या होता है, ये उपयोगी माना जाता है, राइट। इसमें से फ्रेंड्स एक जल ग्रहण क्षेत्र आया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जल ग्रहण क्षेत्र आखिर होता क्या है। तो जो जल ग्रहण क्षेत्र है फ्रेंड्स, तो जो मुख्य नदियाँ होती हैं तो उनके साथ कई सारी सहायक नदियाँ निकलती हैं। जैसे गंगा नदी हो गई, तो यहाँ से नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से जो भी इसके सहायक नदियाँ हो गई, गोदावरी नदी से इसकी कई सारी सहायक नदियाँ निकलेंगी, राइट। तो ये कई सारी हजारों सहायक नदियाँ साथ लेके चलती हैं, राइट, जिसे हम जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जो इन मुख्य नदी के साथ सहायक नदी का क्षेत्र ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा, राइट, जिसमें क्या होती है, हजारों नदियाँ शामिल होती हैं। तो इस जल ग्रहण क्षेत्र पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जल ग्रहण क्षेत्र क्या है। ये बार बार आ रहा कि भारत में गंगा नदी का सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो वो किसका है, मतलब कि जो भी इसकी सहायक नदियां हैं वो गंगा नदी में आके मिलती हैं, चारों तरफ से जल बहा के लाती हैं, गंगा नदी में आके मिलती हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, जल ग्रहण क्षेत्र। ये यहाँ से ऐसे जो नदियाँ आती हैं मैदानी भाग से, राइट, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जल ग्रहण क्षेत्र इसको कहते हैं, राइट। देन उसके बाद बात करें हम, तो जो मैदानी भागों की नदियाँ होती हैं वो सिंचाई के लिए क्या होती हैं, अधिक उपयोगी होती हैं, राइट। सिंचाई के लिए वो अधिक उपयोगी क्यों होती हैं, इसमें हम भूमिगत जल या भूमि जल संसाधन की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसमें से पहले आप ये नोट कर लो कि जो वर्षा का भूमिगत जल क्या होता है, तो पहले उसके बारे में जान लें कि जो भूमिगत जल होता है, तो वर्षा जल रिस कर क्या होता है, भूमि के अंदर चला जाता है, राइट, मतलब कि अंडरग्राउंड हो जाता है। जल का जो रिसाव की क्रिया है वो पृष्ठीय या धरातली जल से भी होती है, राइट। इन दोनों माध्यमों से भूमि के नीचे विशाल मात्रा में जल इकट्ठा हो जाता है, राइट। हमको नदियों के बाहर फ्रेंड्स जल दिखता है, लेकिन ये सपोज नदी हो गई अपनी जो भी आकार की, यहाँ पे जल है, राइट, बट यहाँ पे भी नदियों में जल रहता है, क्योंकि यहाँ की आपने बोला सदा नीरा नाम से जानी जाती है, मतलब ये जो उत्तर भारत की नदियाँ वो हमेशा बहती रहती हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा जल रहता है। तो जब आप ग्रीष्म ऋतु की बात करोगे, जब वर्षा कम होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब इसका बाष्पीकरण हो जाता है, तो जो ये इसके अंदर जल रहता है ना, ये तो ये ही फिर बाद में काम आता है, जिसको क्या बोलते हैं कि मतलब क्या होता है, इसका जो धरातली जल है, तो क्या भूमि के नीचे विशाल मात्रा में जल इकट्ठा होता जाता है। मीन्स जो भूमिगत जल है तो उसमें रिस कर इकट्ठा होता जाता है, इसको ही हम क्या बोलेंगे, भूमिगत जल बोलते हैं, राइट। तो किसी क्षेत्र में फ्रेंड्स, जैसे कि ये बेसिकली अपने वर्षा पर निर्भर करता है कि कहाँ पे कितना होगा। जैसे सपोज कहीं पे अधिक वर्षा हो गई तो वहाँ पे अधिक जल आपको मिल जाएगा, मीन्स कि कम ही गहराई पे आप खोदोगे 15-20 मीटर की गहराई के अंदर और आपको जल मिल जाएगा, राइट। कहीं पे आपको खोदते जाओगे जल मिलेगा ही नहीं। जैसे राजस्थान का क्षेत्र ही देख लो, वहाँ पे आप खुदाई करते जाओ, वहाँ पे जल आपको मिलेगा ही नहीं, राइट। तो इसमें से क्या होता है कि भूमिगत जल की बात करें तो जो भी वर्षा का जल होता है वो रिस के जब भूमि के अंदर चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं, राइट। इसके बाद क्या होता है कि जो भूमिगत जल का वितरण हर जगह समान नहीं होता है, राइट। कहीं पे अलग होगा, कहीं पे अलग होगा, राजस्थान में अलग होगा, मध्य प्रदेश में अलग होगा, तमिलनाडु में अलग होगा। जो इसकी उपलब्धता है वो वर्षा की मात्रा, वर्षा एवं भूमि की प्रकृति तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करती है, राइट। और इसमें क्या है फ्रेंड्स कि जो भारत के धरातलीय जल एवं भूमिगत जल के असमान वितरण के लिए इसका जो उत्तरदायी कारक की बात करें यदि, तो कौन सी कारक होगी, दोनों ही जल के लिए, तो कौन सी होगी वो
वर्षा होगी। सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक इसके लिए वर्षा ही होती है, राइट। और इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अधिक वर्षा वाला जो भाग होते हैं, मीन्स अधिक जो वर्षा वाले भाग में जहाँ भूमि समतल और सरेंद्र मीन्स छिद्र युक्त मृदा वाली, जैसे यहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी छिद्र युक्त होती है, राइट, जिसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सरंध्र या छिद्र युक्त जो मृदा वाली होती है वहाँ पे क्या होता है, जल का रिसाव सरलता से हो जाता है। अतः इन क्षेत्रों में भूमिगत जल कम गहराई पर हम आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं, राइट। गंगा, जैसे कि आप गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान एवं तटीय मैदानों में भूमिगत जल का विशाल भंडार पाएंगे, राइट। यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इस क्षेत्र में आप क्या पाओगे, भूमिगत जल का विशाल भंडार आपको मिल जाएगा, राइट। बट वही बात करें यहाँ राजस्थान की या दक्षिण भारत के ये पठारी भागों की, यहाँ पे आपको भूमिगत जल, पठारी में क्या रहते हैं, चट्टानें रहती हैं, चट्टानों में दरार रहते हैं, हालांकि भूमिगत जल सोखता है बट वो काफ़ी अंदर तक चला जाता है, इसलिए हमको वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, राइट। देन उसके बाद क्या है कि यदि उसके उपयोग योग्य भौमजल का जो लगभग कितना है 46% भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है, राइट। तो उपयोग योग्य जो भौमजल है वो कितना 46% भाग वो भी गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। इसमें से आप एक बात और नोट कर लो, हेडिंग डाल के या पॉइंट लिख के, जो भी आप नोट लिख के जो भी करना चाहो, पुनर्भरण योग्य जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न राज्य है। वो क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि जब मैदानी भागों में नदियाँ सिंचाई के लिए क्या होती, अधिक उपयोगी होती हैं। इसमें सिंचाई के लिए अधिक उपयोगी क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, मुलायम मिट्टी होने के कारण नहरें निकाली जा सकती हैं मैदानी भागों में। यहाँ का जो क्षेत्र है अपना पूरा क्या है, वो मैदानी क्षेत्र है, राइट। तो यहाँ पे जो मिट्टियाँ होती हैं वो अत्यंत मुलायम होती हैं, जहाँ से क्या आसानी से हम नहरों का निर्माण कर सकते हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश नहरी सिंचाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है, राइट। जबकि यदि हम बात करें जो पठारी भाग है, तो पठारी भाग तथा हिमालय की नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल होती हैं, राइट। तो इसमें से क्या हो जाएगा, मैदानी भागों की नदियाँ सिंचाई के लिए और पठारी भागों की नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए। तो इसमें से पठारी भाग तथा हिमालय, और इन दोनों में से कंपेयर करें तो हिमालय की अपेक्षा जल विद्युत उत्पादन पठारी भागों की नदियों में सर्वाधिक पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है, तो बताते हैं हम क्यों पाया जाता है। जो भी हिमालयी भाग है क्या है, वो ऊबड़ खाबड़ है, राइट। और जो पठारी भाग है, हालांकि ऐसा नहीं कि पठारी भाग बिल्कुल प्लेन ही है, बट कुछ हद तक हिमालयी भाग से, हिमालय भाग में क्या है, काफ़ी बड़े बड़े ढलान हैं, पहाड़ हैं, जिससे कि क्या नहरें निकालना मीन्स ज़्यादा आसान नहीं होता है, या जल विद्युत स्थापित करना ज़्यादा अनुकूल नहीं होता है। तो इसमें से क्या होगा कि हिमालय की तुलना में जल विद्युत उत्पादन का जो है पठारी भागों की नदियों में क्या है, सर्वाधिक पाया जाता है, राइट। इसमें क्या होता है कि जो भूमिगत जल कहाँ कहाँ यदि पाया जाता है मीन्स, तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों के भौमजल का उपयोग बहुत अधिक है, राइट। इसमें से बात करें तो राजस्थान में समतल भूभाग और सरेंद्र बलुई मृदा होते हुए भी क्या होता है, वर्षा की कमी के कारण जल अधिक गहराई पर और कम मात्रा में होता है, राइट। क्यों होता है, क्योंकि क्या वर्षा की तो कमी होती ही है, इसमें वर्षा होती नहीं है। यहाँ की मिट्टी सरेंद्र होती है, बालुई होती है, तो एब्सोल्युटली पानी सोखेगा, लेकिन जब वर्षा होगी तब तो सोखेगा ना। यहाँ तो बारिश होती ही नहीं है, साल भर में एक दो बार हो गई। नदी भी एक ही दो नदी यहाँ पे है, लूनी नदी करके है एक शायद नदी यहाँ पे, उसके अलावा नदियाँ भी यहाँ प्रवाहित नहीं होती हैं। तो यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, जिसको पानी मिल रहा वो बहाया जा रहा है, जिसको नहीं मिल रहा उससे पूछो उसका दर, राइट। देन उसके बाद पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें क्या है कि जो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, तो उनमें क्या होता है, यद्यपि वर्षा जो है वो अधिक होती है। यहाँ पे जो यहाँ का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होगी, वर्षा जो है वो अधिक होती है, परंतु भूमि के क्या होते हैं, ढालू होने के कारण
मीन्स वही जो भूमि क्या है अपनी ढलान वाली है, ऊबड़ खाबड़ है, तो उसके कारण क्या होता है कि जल के प्रवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल पाती हैं और इन भागों में भी भूमिगत जल या भौम जल अधिक गहराई में व कम मात्रा में पाए जाते हैं। यदि आप यहाँ पे पानी निकालना चाहो तो बहुत ज़्यादा गहराई में आपको खोदना पड़ेगा, तब जाके कहीं ट्यूबवेल, नलकूप जो भी होगा तो उससे आप पानी निकाल पाओगे। राइट, नेक्स्ट की बात करें इसमें तो क्या होगा कि जो प्रायद्वीपीय पठार हैं, हिमालयी क्षेत्र एवं मरुस्थलीय भागों में भूमिगत जल कम मात्रा में पाया जाता है। कौन कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार, हिमालयी भाग जो भी है ये, और उसके बाद कौन सा है? मरुस्थलीय भागों में। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? हिमालयी भाग, प्रायद्वीपीय पठार, तो इसमें क्या पाया जाएगा? जो भूमिगत जल है वो कम मात्रा में मिलता है। राइट, इसका कारण आपको हम बता चुके हैं। देन उसके बाद आता है कि जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश में और दक्षिण भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों में भौम जल का उपयोग अपेक्षाकृत क्या है? अधिक होता है। उत्तर पश्चिमी की बात करें तो पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे क्या होता है कि ये हरित क्रांति के तहत ये ज़्यादा सिंचाई भी मतलब कि इनको ज़्यादा सिंचाई का लाभ भी मिला है। तो ये क्या होते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा है तो यहाँ पे अपेक्षाकृत क्या होता है? भूमिगत जल का अधिक उपयोग किया जाता है। राइट, जैसे कि क्या हो गया, नल ट्यूब मीन्स से ट्यूबवेल, पंप सेट का क्या अधिक उपयोग करते हैं, जिसके कारण क्या है? भूमिगत जल नीचे मृदा में बहुत गहराई तक जा चुका है, जिससे मृदा की लवणीयता और क्षारीयता की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका लाभ लिए हरित क्रांति का। क्यों लिए? क्योंकि सरकार ने इसको फ्री में लाइट दे दी, फ्री में बिजली का बिल दे दिया, जो भी था फ्री में पाइप दे दी, जैविक खाद दे दी। तो इससे क्या हुआ? यूरिया दे दी, और यूरिया कितना नुकसान करती है, और जब फसल अच्छी होने लगती है तो एब्सोल्युटली लालच आ जाती है कि चलो इसको हम करते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो भी फसल पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में हरित क्रांति के तहत बहुत ज़्यादा किसानों को मीन्स सब कुछ ले जाओ, जो भी आओ पहले आओ पहले पाओ वाला था कि यहाँ पे सब कुछ फ्री मिल रहा था। राइट, मीन्स फ्री नहीं बट सस्ते दाम में मिल रहा था आपको। अब पानी हो गया, बिजली का बिल हो गया, जो भी था, खाद हो गया, बीज हो गए, वो सब कुछ आपको अच्छी मतलब आपके लेवल के कि आप खरीद सको उस अनुसार से आपको उपलब्ध हो रही थी, जिस कारण यहाँ के लोग क्या किए? अत्यधिक मीन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे फसल उत्पादित किए, इसका दुरुपयोग भी किए, जिसके कारण यहाँ की अब भूमि क्या होती जा रही है? लवणीय एवं क्षारीय सर्वाधिक मात्रा में यहीं की भूमि होती जा रही है। जब हमने मिट्टी में भी पढ़ा था तब भी हम आपको बताए थे कि जो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है वहाँ की भूमि सर्वाधिक मात्रा में लवणीय होती जा रही है। राइट, देन नेक्स्ट की बात करें तो इसमें क्या है कि पंजाब हरियाणा राज्यों में क्या है? भूमिगत जल का बहुत अधिक उपयोग होता है, परंतु कुछ राज्य जैसे कि बात करें छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, केरल आदि, ये क्या है कि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। राइट, तो ये जो छत्तीसगढ़ हो गया यहाँ पे, उड़ीसा और केरल, तो ये क्या करते हैं? अपने भूमिगत जल का, हालांकि यहाँ पे जल पाया जाता है लेकिन ये इतना ज़्यादा दोहन नहीं करते हैं, मीन्स ये बहुत कम उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था UNEP रिपोर्ट, क्या वो UNEP, जिसमें क्या कहा गया था कि मृदा निम्नीकरण में पश्चिमोत्तर भारत के कई क्षेत्रों को घोषित किया गया है। इसका यदि UNEP के मुख्यालय की बात करें फ्रेंड्स तो वो कहाँ है? नैरोबी में है। इसके बारे में हम लोग जो भी जितने भी ये UNEP होगा, UNDP हो गया, यूनेस्को होगा, इन सभी के बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें अच्छे से डिटेल से समझेंगे। राइट, कि इनका क्या काम है, क्या उद्देश्य से ये निर्माण किए गए हैं, इनकी स्थापना की गई कहाँ पे, क्योंकि इनका मुख्यालय कहाँ पे है, कब इनका निर्माण हुआ, ये सब कुछ पूछा जाता है। इनका फुल फॉर्म क्या है? तो UNEP में क्या है कि मृदा निम्नीकरण पश्चिमोत्तर भारत का, जो यही बताया अभी हम, ये वाला जो भाग है पश्चिमोत्तर भारत का, तो उसमें क्या है कि कई क्षेत्रों को मृदा निम्नीकरण घोषित किया गया। राइट, तो इसका यदि UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। देन उसके बाद फ्रेंड्स एक और आप नोट कर लो कि घन मीटर और हेक्टेयर मीटर ये क्या है? तो इसमें से क्या है फ्रेंड्स कि जल की मात्रा नापने की इकाई
की बात करें तो ये दोनों ही जो घन मीटर है और हेक्टेयर मीटर है, तो ये दोनों ही क्या है, मतलब कि जल की मात्रा मापने की इकाई है। यदि 1 वर्ग मीटर समतल भूभाग का 1 मीटर की गहराई तक जल को संचित किया जाए तो उस संपूर्ण जल का जो कुल आयतन होगा वो 1 घन मीटर होगा, राइट। और यदि इसी प्रकार 1 हेक्टेयर समतल भूमि पर 1 मीटर की गहराई तक जल को उचित मीन्स की संचित किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें कुल आयतन का 1 हेक्टेयर हो जाएगा, राइट। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि यदि समतल भूभाग का 1 मीटर गहराई तक का जल सिंचित किया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे कि संपूर्ण जल का कुल 1 घन मीटर होगा। और हेक्टेयर में बात की जाए तो यदि हेक्टेयर समतल भूमि 1 हेक्टेयर समतल भूमि पर मीटर की गहराई तक जल को सिंचित किया जाता है तो इसका क्या होगा, जल का कुल आयतन कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर मीटर हो जाएगा, राइट। तो ये घन मीटर और हेक्टेयर मीटर दोनों ही जल मापने की इकाई हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और फ्रेंड्स, इसमें से आपको एक क्वेश्चन बताना है, इससे रिलेटेड नहीं है बट आपको एक क्वेश्चन बताना है कि भारत नहीं, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। जैसे कि अब आपको बताना है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा भी, मकर रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी, ये तीनों ही क्या है, किसी एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। वो कौन सा पर्टिकुलर महाद्वीप है तो उसके बारे में क्या है, आप लोगों को बताना है। तो आप लोग इसको चेक करके कहीं से भी हो सके जिससे अपने से बनता हो तो वो अपने से बताएगा, वरना अपने गूगल बाबा तो है ही है। तो आप लोग इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। सो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करना, फंडामेंटल राइट आपके पास है। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, धन्यवाद। और बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी ज़िंदगी, खुश रहो यार, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखो, राइट।